क्या नासा ने मून लैंडिंग की साजिश रची थी? क्या नासा ने रूस को नीचा दिखाने के लिए मून लैंडिंग को धरती पर ही स्टूडियो में फिल्माया था? आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अमेरिकी झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन कैसे? जब चांद पर वायुमंडल ही नहीं है तो बिना हवा के झंडा कैसे लहरा सकता है? क्या नासा सच में चांद पर नहीं गया था? क्या नासा द्वारा ली गई मून लैंडिंग की तस्वीरें फेक हैं? चलिए जानते हैं मून लैंडिंग की इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में कि क्या नासा सच में चांद पर गया था या उसकी मून लैंडिंग फेक थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस एपिसोड में। 20वीं सदी के आरंभ से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हो चुकी थी। 1903 में कैलिफोर्निया में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई जिसमें रखे टेलीस्कोप को बनाने में 11 साल लग गए और इसी टेलीस्कोप से हमें पहला एहसास हुआ कि दुनिया मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी है। आगे चलकर रेडियो टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई जिसकी मदद से हमें हॉट बिग बैंग के सबूत मिले। 20वीं सदी की शुरुआत से ही हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन अभी भी हमारा विज्ञान इस काबिल नहीं था कि हम स्पेस में कोई सैटेलाइट लॉन्च कर पाते। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से ही वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट लॉन्च करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन 4 अक्टूबर 1957 को इतिहास बदला और सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 नाम की आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया। इस सैटेलाइट का वजन 84 किलोग्राम था और ये 98 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेती थी। इस सैटेलाइट के सफल लॉन्च के बाद मानव जाति अब अंतरिक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर स्पेस टेक्नोलॉजी को काफ़ी आगे ले गया। 1961 में यूरी गागरिन ऐसे पहले व्यक्ति बने जो सबसे पहले आउटर स्पेस में गए। रसिया ने ये उपलब्धि हासिल करके स्पेस रेस में बढ़त हासिल कर ली। अमेरिका स्पेस रेस में पीछे पिछड़ रहा था। अमेरिका को कुछ ऐसा करना था जिससे वो इस रेस में आगे निकल जाए। अमेरिका रसिया को पछाड़ने के लिए चांद पर नजरें गड़ाने लगा और अमेरिका ने चांद पर जाने के लिए अपोलो मिशन शुरू किए। अपोलो प्रोग्राम का अपोलो 1 मिशन नासा का पहला मानव मिशन था जिसमें नासा दुनिया के सबसे पहले इंसान को चांद पर उतारने वाला था। 21 फरवरी 1967 को इस मिशन को लॉन्च किया जाना था, लेकिन नासा इस लॉन्च को कभी कर ही नहीं पाया क्योंकि इस मिशन को समय पर लॉन्च करने के लिए नासा लॉन्च रिहर्सल टेस्ट कर रहा था और 27 जनवरी 1967 को रिहर्सल टेस्ट के दौरान किसी कारणवश कैबिन में आग लग गई और उस आग में नासा के 3 क्रू मेंबर्स जिनको चांद पर जाने की ट्रेनिंग मिल रही थी वो तीनों ही उस आग में जलकर दुनिया को अलविदा कह गए। नासा ने हार नहीं मानी और अपोलो प्रोग्राम को जारी रखा। फाइनली 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 नासा की वो सक्सेसफुल स्पेस फ्लाइट रही जिसमें नासा इंसान को चांद की धरती पर उतारने में सफल रहा। 20 जुलाई 1969 मानव सभ्यता का एक बड़ा ऐतिहासिक दिन बना। इस दिन मानवता ने अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाई थी। अपोलो 11 नासा का ऐसा मिशन था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 16 जुलाई 1969 को सैटर्न वी रॉकेट के द्वारा फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सुबह के 9:32 पर अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया गया। सिर्फ 12 मिनट में ही ये पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। उस ऑर्बिट में रॉकेट ने पृथ्वी का एक चक्कर पूरा किया। पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ओर रवाना हुआ। इंसानों की पृथ्वी से चंद्रमा की ओर एक बड़ी छलांग जारी थी। इंसानों की चांद पर पहुंचने की कोशिश पूरी होने वाली थी। अपोलो 11 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। स्पेसक्राफ्ट को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला था कमांड मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे और उसी में से फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरा था सर्विस मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए सारी जरूरत की चीजें थी जैसे इलेक्ट्रिकल पावर, ऑक्सीजन और पानी, और यही मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल भी कर रहा था। और स्पेसक्राफ्ट का तीसरा भाग था लूनर मॉड्यूल जिसको चांद की सतह पर उतरना था। अपोलो 11 मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे, कैरिंग कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन। 19 जुलाई को अपोलो 11 चांद के ऑर्बिट में चंद्रमा के पीछे चला गया। जैसे ही अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे गया वैसे ही अपोलो 11 का पृथ्वी से संपर्क टूट गया। इसके बाद लूनर मॉड्यूल जिसका नाम ईगल था वो कमांड मॉड्यूल कोलंबिया से सेपरेट हुआ और ईगल चांद की धरती को छूने के लिए चला। ईगल को उतारने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक जगह को चुना गया क्योंकि ये जगह समतल थी। माइकल कॉलिंस अकेले कमांड मॉड्यूल यानी कोलंबिया यान में चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे।
माइकल कॉलिंस अकेले कोलंबिया यान में रहकर ईगल यान का निरीक्षण कर रहे थे, जिससे ईगल को चंद्रमा की धरती पर उतरने में कोई दिक्कत ना हो। इधर ईगल में बैठे नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ईगल के जेट डाउन इंजन को स्टार्ट कर चंद्रमा की सतह पर उतरने की तैयारी करने लगे। ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इस तरह के मिशन में समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ईगल का निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे होना उसको चुनी हुई जगह से मीलों दूर उतार सकता था। तभी ईगल कंट्रोलर ने खतरे का सिग्नल भेजना शुरू कर दिया, जिससे नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन खिड़की से चांद की सतह का नजारा देख रहे थे। उनका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर गया। उन्होंने देखा कि उनका यान बड़ी बड़ी चट्टानों और गड्ढों की ओर बढ़ रहा है। तभी आर्मस्ट्रांग ने यान को ऑटोमेटिक कंट्रोल से हटाकर मैनुअल कंट्रोल पर किया और खुद उसको कंट्रोल करने लगे। और 20 जुलाई की रात 8:17 पर ईगल को सही सलामत चांद की सतह पर उतारा गया। जिस वक्त ईगल चांद की सतह पर उतरा, उस वक्त ईगल के डाउन इंजन में सिर्फ 14 सेकंड का ही फ्यूल बचा था, जिसका मतलब साफ था कि अगर थोड़ी भी देर होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ईगल को चांद पर लैंड कराने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने पृथ्वी पर संदेश भेजा कि ईगल सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। ये संदेश मिलते ही पृथ्वी पर नासा के कंट्रोल रूम में मानो खुशियों की लहर आ गई हो। ईगल के लैंड होने के लगभग 6.5 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग ईगल से बाहर निकले और चांद की धरती पर अपना पहला कदम बढ़ाने की ओर चले। 21 जुलाई की रात 2:46 पर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा और उन्होंने कहा कि इंसान के लिए ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए ये एक बड़ी छलांग है। चांद पर उतरने के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा का निरीक्षण करने लगे। नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहला कदम रखने के लगभग 20 मिनट बाद बज ऑल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे। वहीं कोलंबिया यान में मौजूद माइकल कॉलिंस चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे। आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने वहां चांद की सतह की बहुत सारी तस्वीरें लीं और चांद के नमूने जमा किए। वहां पर उन्होंने अपना कैमरा सेट किया और कुछ पलों में ही अपोलो 11 मिशन का चांद से लाइव टेलीकास्ट पृथ्वी पर शुरू हो गया। इस ब्लैक एंड व्हाइट लाइव टेलीकास्ट को पृथ्वी पर लगभग 60 करोड़ लोगों ने देखा। उन्होंने वहां पर धूल और मिट्टी के सैंपल्स भी इकट्ठे किए। उसके बाद दोनों ने मिलकर वहां अमेरिकी झंडा लगाया और अमेरिकी राष्ट्रपति से बातें की। उन्होंने चांद की सतह पर बहुत सारे उपकरण छोड़े। उसके बाद वे ईगल में बैठकर चांद की सतह से टेक ऑफ किए। उसके बाद ईगल चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहे कोलंबिया से जुड़ा। उसके बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स चांद से पृथ्वी की ओर रवाना हुए। भले ही माइकल कॉलिंस चांद की सतह पर नहीं उतरे और वो चंद्रमा के ऑर्बिट में ही घूमते रहे। शायद चंद्रमा के इतना करीब पहुंचने के बाद भी माइकल कॉलिंस का चांद की सतह को ना छू पाना उनके दिल में अफसोस जरूर हुआ होगा, लेकिन उनका अपोलो 11 मिशन में यही रोल था और उन्होंने अपना काम बखूबी किया। इस मिशन को सफल बनाने में माइकल कॉलिंस की बहुत ज्यादा भूमिका रही। 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर सही सलामत लौट आया। अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। नासा ने वो कर दिखाया था जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नासा के इस मिशन पर सवाल खड़े होने लगे। लोग मानने लगे कि नासा कभी चांद पर गया ही नहीं और उसने अपने स्टूडियो में अपोलो 11 मिशन को फिल्माया। क्या हो कि नासा की मून लैंडिंग सच में एक साजिश हो और नासा कभी चांद पर गया ही ना हो? वो कौन से सवाल हैं जो नासा को कटघरे में खड़ा करते हैं? दरअसल अपोलो 11 मिशन के बाद भी नासा के अपोलो मिशन आगे भी जारी रहे और नासा ने 6 बार इंसानों को चांद की धरती पर उतारा है और अभी तक 12 लोग चांद की धरती पर कदम रख चुके हैं। लेकिन मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार नासा के मून लैंडिंग मिशन फेक थे और नासा ने कोई भी इंसान चांद पर पहुंचाया ही नहीं। और जितने भी मून लैंडिंग के वीडियोस दिखाए गए हैं वो सब स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या इन बातों में कोई भी सच्चाई है? तो चलिए पर्दाफाश करते हैं मून लैंडिंग की इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का। सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े सवालों की जो मून लैंडिंग को फेक बताते हैं। क्लेम 1। नासा ने मून लैंडिंग की तस्वीरें और वीडियो जारी की तो उनमें अमेरिकी झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा था। हम जानते हैं कि झंडा हवा की वजह से लहराता है और पृथ्वी पर ये आम बात है, लेकिन चांद पर तो किसी भी प्रकार का वायुमंडल है ही नहीं, तो बिना हवा के चांद पर झंडा कैसे लहरा सकता है? इस वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि मून लैंडिंग को धरती पर ही स्टूडियो में फिल्माया गया था और धरती पर वायुमंडल होने की वजह से झंडा लहरा रहा था।
लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये सवाल बेतुका है। अगर हम न्यूटन के पहले नियम की बात करें, जिसे जड़त्व का नियम यानी इनर्शिया भी बोलते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई भी वस्तु विराम में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और अगर कोई भी वस्तु मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाहरी फोर्स न लगाया जाए उस मोशन को रोकने के लिए। खैर, अब बात करते हैं झंडे के लहराने की। जब एस्ट्रोनॉट ने झंडे को चांद की सतह में गाड़ा होगा, उस समय झंडे को गाड़ने के लिए एस्ट्रोनॉट को फोर्स लगाना पड़ा होगा, जिस वजह से झंडा लहराने लगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से वहां पर कोई एयर फ्रिक्शन भी नहीं है। जब वहां पर एयर फ्रिक्शन ही नहीं है तो झंडे में आए उस मोशन को कौन रोकेगा? चांद पर उसकी ग्रेविटी ही एकमात्र फोर्स था जो उस झंडे के लहराने को रोक सकता था। लेकिन चांद की ग्रेविटी भी बहुत वीक है, जिस वजह से झंडे में आए मोशन को रोकने में थोड़ा समय लगा, और झंडे को लहराता हुआ दिखाने के लिए उसमें ऊपर एक छड़ लगाई गई थी। तो उस छड़ में जब तक वाइब्रेशन रहा तब तक झंडा लहराता रहा। शायद झंडे को गाड़ते समय लगने वाले फोर्स की वजह से झंडे में आया मोशन ज्यादा देर तक चलता रहा, जिस वजह से झंडा लहराता रहा। क्लेम 2। आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें बज ऑल्ड्रिन खड़े हैं। बज ऑल्ड्रिन की ये तस्वीर नील आर्मस्ट्रांग ने ली थी। अगर बज ऑल्ड्रिन के हेलमेट से आने वाले रिफ्लेक्शन को देखें तो इसमें ईगल लैंडर और नील आर्मस्ट्रांग को साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन इस रिफ्लेक्शन में किसी भी प्रकार का कैमरा नजर नहीं आ रहा। नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में भी कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा। तो सवाल ये है कि इस तस्वीर को किसने खींचा? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि इस तस्वीर को स्टूडियो में खींचा गया है, जिसमें फेक मून लैंडिंग को दिखाया गया है। लेकिन इस तस्वीर के बारे में नासा का कहना है कि इसे नील आर्मस्ट्रांग ने ही खींचा था। कैमरा उनके स्पेस सूट में चेस्ट के पास माउंटेड था, जिस वजह से नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कोई भी कैमरा नजर नहीं आ रहा। अगर इस तस्वीर को गौर से देखें तो इसमें नील आर्मस्ट्रांग का हाथ अपनी चेस्ट की ओर मुड़ा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि वो उस समय फोटो खींच रहे थे। क्लेम 3। पृथ्वी से हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद की ली गई तस्वीरों में कोई भी तारा नजर नहीं आता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि नासा ने ये सब ब्लैक बैकग्राउंड में शूट किया है, इसी वजह से मून लैंडिंग की तस्वीरों में तारे नजर नहीं आते। नासा इस सवाल का जवाब देता है कि चांद का सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिव है, जिस वजह से चांद पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश ज्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाता है। चंद्रमा की सतह के इसी रिफ्लेक्शन की वजह से तारों को तुरंत देख पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से चांद पर फोटो लेते समय फास्ट एक्सपोजर सेटिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से बैकग्राउंड से आने वाली लाइट पर कैमरा फोकस नहीं करता। इसी वजह से चांद पर ली गई तस्वीरों में आसमान में तारे नजर नहीं आते। क्लेम 4। जैसा हम जानते हैं कि शैडो लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, और अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं तो सबकी परछाई एक ही डायरेक्शन में बनती है। लेकिन चांद पर ली गई तस्वीरों में परछाई अलग अलग दिशाओं में बनती हुई नजर आती हैं। साथ ही वहां पर ली गई तस्वीरों में कोई शैडो छोटी दिखाई देती है तो कोई बड़ी। जैसा हम जानते हैं कि अगर लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे होता है तो शैडो बड़ी बनती है, और अगर लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर आता जाता है तो शैडो छोटी होती जाती है। लेकिन चांद पर तो सूर्य ही एकमात्र लाइट सोर्स था, जिस वजह से वहां पर लगभग समान लंबाई वाले ऑब्जेक्ट्स की परछाई एक ही दिशा में लगभग समान लंबाई की होनी चाहिए थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये सब स्टूडियो में शूट किया था, जहां पर एक से ज्यादा लाइट सोर्स मौजूद थे, जिनमें कोई लाइट सोर्स पास था तो कोई लाइट सोर्स दूर था, जिस वजह से मून लैंडिंग की तस्वीरों में परछाई अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लंबाई की बनती हुई नजर आती हैं। लेकिन नासा का कहना है कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है, जिस वजह से वहां शैडोज अलग अलग लंबाई और अलग अलग डायरेक्शन में बनती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पहाड़ों में जमीन उबड़ खाबड़ होने की वजह से वहां परछाई अलग अलग दिशाओं में छोटी और बड़ी नजर आती हैं, और ये बिल्कुल सच है कि उबड़ खाबड़ जगहों में परछाई कभी भी एक दिशा में समान लंबाई की नजर नहीं आती। क्लेम 5। जब दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरे तो वहां उनके जूतों के निशान बन गए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि किसी भी ठोस जगह पर इतने साफ निशान नहीं बन सकते। नासा इसका जवाब देता है कि चांद की मिट्टी ज्वालामुखी की राख की तरह मुलायम है, इसलिए वहां इतने साफ जूतों के निशान बन गए। क्लेम 6। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। उन्होंने चांद पर कदम रखते ही एक डायलॉग बोला, इंसान के लिए ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए ये एक बड़ी छलांग है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस डायलॉग को फिल्मी बताते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि ये एक स्क्रिप्टेड मून लैंडिंग थी, जिसमें आर्मस्ट्रांग ने चांद पर लैंड करते हुए ये फिल्मी डायलॉग बोला, वो भी इतने सीरियस मिशन में। अब तक तो नासा सारे सवालों के जवाब सटीक देता आ रहा था, लेकिन नासा इस सवाल में उलझ गया। उसके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था।
सारी दुनिया में नासा की मून लैंडिंग फेक साबित होने वाली थी, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के भाई डीन आर्मस्ट्रांग ने कहा कि नील ने ये लाइन एक लेखक से लिखवाई थी जिसका अभ्यास वो रोजाना करते थे। इसी वजह से उन्होंने चांद पर लैंड करते हुए वही लाइन बोली। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के सभी सवालों के नासा ने बखूबी जवाब दिए, लेकिन उस समय नासा ये साबित नहीं कर पाया कि वो सच में चांद पर गए थे। सारी दुनिया नासा की मून लैंडिंग को फेक बता रही थी, लेकिन उस समय एक देश ऐसा था जो चुप्पी साधे हुए था और वो नासा की मून लैंडिंग पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर रहा था। वो देश अमेरिका का राइवल था। वो देश था रूस अमेरिका का राइवल होने की वजह से नासा के एक एक कदम पर पैनी नजर गड़ाए हुए था। रूस ने नासा की मून लैंडिंग पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं किया। रूस की चुप्पी ने ही नासा की मून लैंडिंग को साबित किया। चलिए अब जान लेते हैं उन ठोस सबूतों को जो बताते हैं कि नासा की मून लैंडिंग फेक नहीं बल्कि रियल थी। जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद से लौट कर आए तो उन्होंने बहुत सी चीजें वहां यादगार के तौर पर छोड़ दी, जैसे ईगल लैंडर के कुछ पार्ट्स, अमेरिकी झंडा और अन्य उपकरण। 2009 में नासा के लूनर रिकॉनेजेंस ऑर्बिटर ने अपोलो 11 के लैंडिंग साइट की तस्वीरें ली, जिसने ये साबित किया कि मून लैंडिंग फेक नहीं थी। चीन के लूनर प्रोब चैंग 2 और भारत के चंद्रयान 1 ने भी अपोलो 11 के लैंडिंग साइट की पुष्टि की। चांद पर अब तक भेजे गए लूनर मिशनों ने नासा के सभी अपोलो मिशनों की लैंडिंग साइटों की तस्वीरें ली हैं, जिनमें से 5 साइटों पर अमेरिकी झंडे आज भी वहीं उसी तरह खड़े हैं। लेकिन अपोलो 11 की लैंडिंग साइट पर मौजूद झंडा ईगल लैंडर के टेक ऑफ करते समय गिर गया था। ये सबूत दर्शाते हैं कि नासा की मून लैंडिंग फेक नहीं बल्कि रियल थी और नासा एक बार नहीं बल्कि 6 बार इंसानों को चांद की धरती पर उतार चुका है, जिनके सबूत हमारे आज के लूनर प्रोब देते हैं। दोस्तों, आपके इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।